मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोगों ने मतलब यांत्रिकी पढ़ रहे थे, इसके पहले राशियों के बारे में, शुरुआत में हमने फिजिक्स में राशियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके बारे में पढ़ा था, और उसमें सदिश राशियां और अदिश राशियां देखी थी। और उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, यांत्रिकी पढ़ रहे थे। तो यांत्रिकी में हम लोगों ने बल पढ़ा था और मोशन पढ़ लिया था, मोशन और बल है, फोर्स और गति। आज फोर्स में ही हम लोग ग्रेविटेशनल एक फोर्स है जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, जब भाई फोर्स हो गया, कार्य भी हो गया, और इसके अलावा हम लोगों ने एनर्जी भी शायद पढ़ लिया था, ऊर्जा भी पढ़ लिया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। आज उसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। किस चीज़ का? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसके शब्दों में ही सब कुछ छिपा हुआ है। शब्द समझ जाओगे तो फिर विज्ञान को क्या कुछ भी समझना आसान हो जाता है। देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वैसे तो ये दो क्या तीन इसको करेंगे संधि विच्छेद तो 3-4 शब्द निकलेंगे। गुरु अलग कर दो और गुरुत्व तत्व अलग कर दो, ठीक, और प्लस आकर्षण, प्लस आकर्षण, गुरु तत्व का आकर्षण, गुरु तत्व का आकर्षण। और गुरु कौन होता है? गुरु तो भारी होता है। गुरु तो अपने बच्चों पर, अपने छात्रों पर क्या होता है? भारी होता है। गुरु का मतलब भारी होता है। ठीक, तो गुरु का मतलब होता है भारी। ठीक, भारी तत्वों का आकर्षण। किसका आकर्षण? भारी तत्वों का आकर्षण ही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। अब आकर्षण होगा तो दो चीज होनी चाहिए कम से कम। किसके लिए आकर्षण करोगे? जैसे कोई परफ्यूम वगैरह लगा के आया है तो उसे पता है कि आज जो है मतलब पर किसके लिए परफ्यूम लगा के जाना है, तो आकर्षण तभी तो आएगा, परफ्यूम डाल के आएगा, तो एक आकर्षण तभी आएगा। तो इसलिए दो पिंड होने चाहिए गुरुत्वाकर्षण के लिए। किसी भी प्रकार के आकर्षण के लिए दो पिंडों की आवश्यकता होती है, दो पिंड। ठीक, तो दो पिंडों के बीच लगने वाले जो है आकर्षण बल को ही, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो अब दो पिंडों में ही, दोनों पिंडों का क्या होगा? अपना मास होगा और उसका भार होगा। मास मतलब द्रव्यमान होगा और भार होगा। दोनों पिंडों का अपना मास और द्रव्यमान भार होगा। तो अब चूंकि कह रहा है गुरु तत्व जो भारी होगा वही तो छोटे को खींचेगा। अब भारी पृथ्वी है और सेब क्या है? हल्का है, तभी तो सेब पृथ्वी की तरफ गिर जाता है। नहीं तो सेब अगर उसका तत्व भारी होता तो पृथ्वी को अपने सेब के अंदर समा लेता, खींच लेता, कहता आओ बेटा तुमको खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण लगता है गुरु तत्वों की तरफ खींचने का बल। तो इस पे जो है इसके विकास की ऐसा हम लोग देखो, हम लोगों को साइंस पढ़ाया गया है तो उसमें ये बताया गया है कि इन लोगों के जो है इसमें जो है बहुत नाम है। कहीं टॉलमी आता है, कभी कॉपरनिकस आता है, केपलर आते हैं, न्यूटन आते हैं, यही पढ़ाया जाता है। ये हम भूल जाते हैं। ये हमने बहुत मेहनत किया है, इनको छांटा है, एनालाइज किया है, कहीं भी आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ कि इस तरीके से इनका भी योगदान था। लेकिन ये बहुत बड़ा योगदान था इन लोगों का हमारे देश में। हमारे देश के लिए उन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कार्य किया था। किसने? आर्यभट्ट ने, बराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, तो बहुत कम नाम लिखा है, लेकिन बहुत हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कई वैज्ञानिक हुए थे जिनको हम लोग ऋषि मुनि कहते थे। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे कौन सा जिसने संहिता लिखी थी, कौन सी संहिता? सुश्रुत संहिता, सुश्रुत थे। तो ऐसे ही मतलब हर इस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में इन लोगों का नाम बहुत ही जो है महान योगदान किया है, बहुत बड़ा योग किया है इन लोगों ने फिजिक्स भौतिकी क्षेत्र में। लेकिन हम लोग नहीं समझ जान पाते हैं, इनके ज्ञान को नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन आज जरूरत है इनके ज्ञान को फिर से जो है धरातल पर लाने का, विश्व को बताने का। ये सब क्या थे? कई क्षेत्रों के ज्ञाता हुआ करते थे, इनको हम लोग ऋषि मुनि कहा करते थे। भारत में ऋषि मुनि की क्या थे? वैज्ञानिक हुआ करते थे। भारत के ऋषि मुनि जो थे वो वैज्ञानिक होते थे, इनको वेदों का ज्ञान होता था। और वास्तव में जो वेद है हमारे, जो चतुर्वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, सीक्वेंस से नहीं बताया हूँ खैर। तो ये जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में ही जो है विज्ञान की सारी बातें बताई गई थी। आज हम उनको नकारते हैं। अमेरिका और यूरोप के लोग वेदों का अध्ययन करके और बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं,
तो इन सबको उन वेदों का ज्ञान हुआ करता था और उसके आधार पे ये ब्रह्मांड की गतियों का अध्ययन किया करते थे। आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये लोग जो है इसका अध्ययन किया करते थे। तो ये विद्या विलुप्त हो चुकी है। तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बातें बहुत पहले ये लोग कहकर गए थे। ठीक, ये ज्योतिषाचार्य भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी हुआ करते थे। और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषाचार्य कोई ऐसे ही नहीं हो सकता है, जब तक नक्षत्र तारों के बारे में ज्ञान नहीं होगा नहीं कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई भी संकल्पना। तो इनको उनके तत्वों, गुरु तत्वों के बारे में जानकारी थी कि इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में जो है एक जो पिंड है, भौतिक पिंड है, जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उनका अपना अपना द्रव्यमान है, अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है। तो ये बहुत पहले इस बात को ये कहकर गए थे, लेकिन हम लोग इसका अध्ययन नहीं करते। हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर पढ़ाया जाता है इनके बारे में। तो आज जरूरत ये है कि आर्यभट्ट, बराहमिहिर, इन लोगों के बारे में जो है अध्ययन करना। अगर हम बात करें भास्कराचार्य सेकंड की, भास्कराचार्य सेकंड, इन्होंने जो है, इनकी एक बेटी थी लीलावती, इनकी एक बेटी का नाम था लीलावती। तो एक बार लीलावती ने अपने पिताजी से, देखो पहले की बेटियां जो होती थी उनको बहुत पढ़ाया लिखाया जाता था, पढ़ती लिखती थी। प्राचीन समय में ऐसा नहीं था कि जो है पढ़ाया नहीं जाता था। हालांकि ये प्राचीन समय की बात नहीं है। भास्कराचार्य सेकंड की जन्म जो है मध्यकालीन भारत में हुए थे, 1114 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो भास्कराचार्य द्वितीय जो थे, तो इनकी बेटी इनसे, लीलावती, इनसे प्रश्न करती है कि पिताजी, हमने सुना है जो है पृथ्वी गाय की सींग पे टिकी हुई है, कश्यप के पीठ पे टिकी हुई है, सांप के फन पे टिकी हुई है। तो भास्कराचार्य ने कहा कि बेटी, अगर पृथ्वी गाय के सींग पे टिकी है या नाग के फन पे टिकी है, तो नाग किस पे टिका है? नाग किस पे टिका है बेटा? कहा नहीं, ये जो कह रहे हैं, जो भ्रांतियां फैला रहे हैं वो गलत है। वो भ्रांति उस समय कहे गए थे 12वीं शताब्दी में। कहा वो ये सब भ्रांतियां हैं, सब गलत बात है, कोई किसी पे टिका नहीं है। पृथ्वी का अपना क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है, और पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है, और पृथ्वी के चारों तरफ भौतिक पिंड है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं चारों तरफ पृथ्वी के, तो वो उनका अपना गुरुत्वाकर्षण है, और वो सब पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। अब ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण लगा रही है, और इसके तरफ जो है पूरा सौर मंडल है, इधर सब ग्रह हैं, ठीक है, और इधर सब तारे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? सब पृथ्वी को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। जब बराबर से बगल से बराबर फोर्स लगेगा तो कोई चीज़ क्या रहेगी? हवा में ही टंगी रहेगी, हवा में ही टंगी रह जाएगी। ये बात कह कर गए थे कौन? भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य, भास्कर सेकंड, लीलावती को समझाते हुए। एक संवाद था ये लीलावती का। तो इस संवाद पे इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि किताब लिखी है, जो 4 भागों में लिखी गई है, और उसी में पहला भाग है लीलावती के नाम से। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, खगोलविद थे, खगोल शास्त्री थे। कौन? भास्कराचार्य। सभी थे गणितज्ञ। उस समय के विद्वान जो है गणितज्ञ भी हुआ करते थे, उस समय के विद्वान जो है भौतिक शास्त्री भी हुआ करते थे सब। तो ये चीज़ हमको पढ़ने की आवश्यकता है। ये तो बाद में आए हैं, ये तो बहुत इसके बाद में आए हैं। ये चीज़ बहुत पहले कहे गए थे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आज हम पढ़ते हैं कि न्यूटन के खोपड़ी पे जो है सेब गिरा, बस न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम से दे दिया, तो उसने इक्वेशन बना दिया, बस हम उसको पढ़ते चले जा रहे हैं, सारा फिजिक्स उसी पर। इस पर रिसर्च करो, इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, इनकी बातों पर सुनिए। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक्चुअली गुरु तत्व, भारी तत्वों का आकर्षण बल। तो भारी तत्व जब किसी की तुलना करेंगे, 2 पिंड होने चाहिए, तो 2 पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें उत्पन्न होता है अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अभिकेंद्री बल। अब देखो बल निकालते कैसे हैं? जैसे मान लो पृथ्वी की तुलना में देखते हैं, जैसे ये मान लो ये पिंड है, ये पृथ्वी है, ठीक, या कोई पिंड मान लो, और ये दूसरा पिंड है, ये क्या है? दूसरा पिंड है, ठीक। मान लो ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी, और इसका केंद्र है, ये क्या है? इसका सेंटर है, इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से और इस सेंटर के बीच, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच कुछ दूरी होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी, और दोनों पिंड का अपना अपना वजन है, मास है, द्रव्यमान है। मान लो ये भारी पिंड है, इसकी अपेक्षा जो है ये बड़ा पिंड है, ठीक, और ये इससे छोटा पिंड है, तो दोनों का अपना मास हो गया, अपना क्या हो गया? मास हो गया। अब इसको इन्होंने, न्यूटन ने मान लिया m1, और इसको मान लिया m2, और इसको जो ये डिस्टेंस मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान लिया। फिर इसी को इन्होंने इक्वेशन बना दिया, कहा बस इसी सवाल हल करते रहो, इसी पे सवाल हल करते रहो। इक्वेशन बना के चला गया। हमारे बेचारे इतना मेहनत करके लीलावती को समझाया कि पृथ्वी अगर नाग के फन पे टिकी है तो नाग किस पे टिका है? ये बता बिटिया। जो है फिर वही बात आ जाएगी, फिर नाग अगर किसी पे टिका है तो वो किस पे टिका है? तो इन्होंने कहा वो सब कुछ नहीं है, टिका पिका कुछ नहीं है।
एक नियम है। नियम ये है कि हर पिंड का अपना क्या है, मास है और गुरुत्वाकर्षण है। उस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड के सभी जो है पिंड अपना आकर्षण लगाते हैं। तो पृथ्वी बीच में बेचारी लटक गई है, इसलिए वो लटकी है, ना ऊपर है ना नीचे है, वो कहीं नहीं है, ना दाएं है ना बाएं है, उसकी कोई दिशा नहीं है। पृथ्वी पे दिशा तो हमने बना लिया है। कुछ लोग मिल करके बैठ गए, कहे ये पृथ्वी गोल है, बीच में खींच दिया यहाँ पे 0 डिग्री, कहा ये जो है इधर का पूरब हो गया, इधर का पश्चिम हो गया। गोल है, गोल में क्या निर्धारित करोगे भाई, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम, ये तो हमने निर्धारित कर दिया है। अब चूंकि उस समय यूरोपियंस का दबदबा हुआ करता था, तो अंग्रेज और जो है यूरोपियंस मिल करके बैठ करके और उन्होंने खींच दिया, हमारे देश से जो रेखा गुजर रही है उसको हम 0 डिग्री मारेंगे, इसके जो इधर होंगे पूरब होंगे, इसके जो इधर होंगे पश्चिम होंगे, इनको जो पूर्वी देश कहेंगे, इनको पश्चिमी देश कहेंगे। तो ऐसे खींच दिया। नहीं तो गोलाई का क्या अपना दिशा है, कोई दिशा नहीं, पृथ्वी तो घूम रही, किधर पूरब किधर पश्चिम में, कोई दिशा नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये इसको इक्वेशन बना दिया किसने, न्यूटन ने। लेकिन इसके पहले की कहानी चलो चलते हैं भाई, ये पढ़ाया जाता तो इसको पढ़ना है, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे नहीं पूछा जाता, परीक्षाओं में तो इनसे पूछा जाता है। लेकिन इनके बारे में भी समझना और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी बातें इस पर कही है, आर्यभट्ट वगैरह ने, बारहमीर ने। ठीक है, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न होता है। कौन सा फोर्स उत्पन्न होता है, सेंट्रीपिटल। अभी एक अमेजिंग मैं सोच रहा था लेकिन भूल गया, जैसे एक रस्सी में हम क्या पत्थर बांध लें, रस्सी में पत्थर बांध लें, फिर उसको क्या करें, घुमाएं। अब दिमाग में पिक्चर बन रहा है ना, रस्सी घूम रही है, देखो घूम रही है, ठीक है, और ये घूम रही है। अब केंद्र कहाँ है, हमारे हाथ में, जहाँ रस्सी हमने पकड़ रखा वो क्या है, केंद्र है। और वो जो है पत्थर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करी, चारों तरफ से बल लगा रही है, मतलब उसके चारों तरफ, मतलब रस्सी के चारों, ये रस्सी गई इधर और ये पत्थर बंधा हुआ और यहाँ पर जो है हमने पकड़ रखा है रस्सी को। तो अब ये जो है इधर, यहाँ से भी खींच रहा हूँ, इधर से भी इसको खींच रहा हूँ, इधर से भी खींच रहा हूँ, तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया, एक गोलीय गति उत्पन्न हो गई, वृत्ताकार गति उत्पन्न हो गई, और ये जो है घूमने लगी चारों तरफ से, जो है उसमें अभिकेंद्रीय बल लग गया। उस पत्थर के ऊपर से चारों तरफ से क्या लग गया, अभिकेंद्रीय बल, अपनी तरफ खींचने का बल लग गया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, उसको हमको अपनी तरफ खींचना है और रस्सी से बंधी हुई है। ठीक, तो उसे इसीलिए वो घूमने के लिए मजबूर है, वो चारों तरफ घूमने के लिए मजबूर है। लेकिन जैसे ही वो उसको मौका मिलेगा, छोड़ेंगे वैसे ही नाप देगी दूरी, चली जाएगी। तो मतलब छूटते ही, यानी इसी के सहारे, इसी तल के सहारे वो चली जाएगी दूर। ऐसे ही इस ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे से अदृश्य धागों से बंधी हुई है। जिस तरीके से जो है पत्थर जो है हमारे हाथ में पकड़े हुए धागे से बंधी हुई है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड के सभी पिंड, पृथ्वी सूर्य से बंधा हुआ है, पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई है, और चंद्रमा पृथ्वी से बंधी हुई है, सब जो है अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल से। पृथ्वी अभिकेंद्रीय बल लगा रही चंद्रमा को अपनी तरफ खींचने का। और मैंने बताया कि भार और जो है उनका मास, भार और उनका मास जो है द्रव्यमान निर्धारित करेगा कौन किसको खींचेगा, कौन किसको खींचेगा। और अगर चंद्रमा को और भी पिंड ना खींच रहे होते तो सेब की तरीके से टपाक से गिरती पृथ्वी पे भड़ाक से विस्फोट होता है। लेकिन क्योंकि सिर्फ पृथ्वी ही उसे नहीं खींच रही, ब्रह्मांडी और भी पिंड है जो उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही, तो वो कहीं नहीं भाग के जा रही है, बल्कि पृथ्वी के जो है सहारे ही उसका जीवन यापन चल रहा है। बोल रहा है भैया हम तुम्हारे से ही हमारा जन्म हुआ है, तो हमारी माता हो, पृथ्वी हमारी माता है। कौन कह रहा है, चंद्रमा। तो हम तुम्हारे को छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ ही घूमते रहेंगे। तो वो उसके साथ घूमती रहती है और एक गुरुत्वाकर्षण नामक अदृश्य धागे से बंधी हुई है। ऐसे ही पृथ्वी सूर्य के साथ, ऐसे ही सभी ग्रह जो सौर परिवार है, सभी ग्रह सूर्य के साथ बंधे हुए हैं। और सूर्य का जो है अभिकेंद्र है उसके सेंटर से, सूर्य के सेंटर में, सूर्य में कूद जाओ, उसमें जो है सूर्य ऐसे ठोस नहीं, जैसे ठोस हम लोगों का ये ग्रह है ऐसे ठोस नहीं है। वो किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। और प्लाज्मा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, खेखार। ठीक, बाल्टी से भर दो खेखार को, फिर उसमें डुबकी लगा दो, न तैरोगे न ऊपर आ पाओगे। ऐसे ही सूर्य में कूद जाओ, ऐसे ही सूर्य में कूद जाओ। ठीक है, तो प्लाज्मा की अवस्था में है कौन, सूर्य। तो वहां उसके सेंटर से लेकर के वो पृथ्वी के सेंटर तक का जो है पूरा जो दूरी है। तो न्यूटन ने एक चीज और कह दिया कि मास का भार द्रव्यमान तो निर्धारित करेगा, लेकिन दूरी दोनों का जो है गुणन करेंगे, अगर दोनों पिंडों का गुणनफल करेंगे तो उसका जो है अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों एक दूसरे को, मतलब जितना भारी पिंड होगा वो दूसरे छोटे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा।
लेकिन अगर दूरी बढ़ गई उनके बीच में, डिस्टेंस ज्यादा हो गया दोनों पिंडों के बीच में, तो फिर संबंध व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा खींचने का। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा का आकर्षण ज्यादा लगता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी को, भाई पृथ्वी तो चंद्रमा को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है और चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी को नहीं, मतलब अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। तो पृथ्वी का भाग, जो जलीय भाग है, वो ऊपर उठ जाता है, तो उसकी वजह से ज्वार आते हैं। उसकी वजह से क्या आते हैं? ज्वार और भाटा आते हैं। तो पृथ्वी पर सूर्य का इतना आकर्षण बल नहीं लगता है, जिसकी वजह से मतलब जो पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो चंद्रमा के आकर्षण से ज्यादा उत्पन्न होता है। तो न्यूटन ये बात कह गए थे कि दूरी बढ़ने के साथ साथ में इनका जो आकर्षण बल है वो कम होता जाता है। बस यही चीज न्यूटन कहे गए थे। क्यों कहे गए थे? क्योंकि उनके खोपड़िया पे सेब गिरा था। कहा ससुरा हमारे खोपड़े क्यों गिर रहा है, इसको ऊपर चले जाना चाहिए था। तो कह के इस बात को कहकर चले गए थे। तो यहाँ पर बात आती है सबसे पहले जो है क्या, जैसे अभी हम लोग यह जानते हैं ना कि जो है सूर्य जो है सेंटर में है सौर मंडल में, और उसके चारों तरफ से क्या लगा रहे हैं? ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बात पहले से नहीं थी। पहले जो है टॉलमी और अरस्तु, अरस्तु तो इस्तालमी से भी पहले था। अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर का। सिकंदर का था ना। 327 ईसा पूर्व में भारत आक्रमण किया था, यही है शायद 327 ईसा पूर्व में। तो उसका गुरु कौन था? अरस्तु। तो अरस्तु ने कहा कि जो है पृथ्वी सेंटर में है, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया। उसने क्या कहा कि पृथ्वी केंद्र में है और उसके चारों तरफ चंद्रमा और सूर्य उसका चक्कर लगा रहे हैं। और यही बात काफी समय तक रहा, टॉलमी के समय तक यही बात रहा। टॉलमी बाद में आता है, ईसवी में आता है, ये तो ईसा पूर्व में बात हो गई। 500-600 वर्ष बाद टॉलमी भी यही बात कहता है, क्या कि पृथ्वी सेंटर में है। भूकेंद्रीय सिद्धांत इसको कहते हैं कि पृथ्वी केंद्र में है और उसका चक्कर कौन लगा रहे हैं? सूर्य और चंद्रमा। ये बात काफी लंबे समय तक चलती रही। फिर बाद में कोपरनिकस आता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। अरस्तु और टॉलमी क्या कहते हैं? जियोसेंट्रिक, भूकेंद्रीय संकल्पना कि पृथ्वी हमारी केंद्र में है, इस जो है सौर मंडल में, इस ब्रह्मांडीय पिंड व्यवस्था में पृथ्वी केंद्र में है। और सूर्य, उस समय तो जानते नहीं थे कि सौर इतना बड़ा है, मतलब सिस्टम इतना बड़ा है, ब्रह्मांडीय सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि एक दिखाई दे रहा है सूर्य है और एक रात में दिखाई दे रहा है चंद्रमा है। तो उन्होंने कहा कि ये सब बाहर है और हम कहाँ हैं? सेंटर में, यानी हमारी पृथ्वी सेंटर में है और ये सब इसका चक्कर लगा रहे हैं। यही तो लगता है सूर्य जो है इधर निकला इधर छिप गया, तो यही तो लग रहा है, यही तो देखेंगे तो यही कह देंगे कि ये अभी इधर से आया, अब पृथ्वी के नीचे सूर्य जाएगी और ऊपर से ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हुए जो है पृथ्वी के चक्कर। तो यही बात ये कह कर गए थे जो देख रहे थे, लेकिन था उसका उल्टा। तो कोपरनिकस ये बाद में आए तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, पृथ्वी जो है केंद्र में नहीं है, ये गलत बात कह गए और इतने सालों तक, हजारों वर्ष तक हम लोग गलत पढ़ते रहे हैं। ये क्या है? जो है सूर्य केंद्र में है। हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट कहा गया इसको। क्या कहा गया? हेलियोसेंट्रिक। सूर्य केंद्र में है, उसको चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहे हैं? चंद्रमा और पृथ्वी। तो इसको कहा गया हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे विस्तार में बताते हुए केपलर ने 3 सिद्धांत दे दिया। तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दे दिया कि चक्कर तो लगा रहा है भैया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन किस पथ में लगा रहा है? इलिप्टिकल पथ में लगा रहा है। किस पथ में? इलिप्टिकल पथ में, वृत्ताकार पथ में। इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। जो है ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है, केंद्र में, और इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी जो है इस तरीके से चक्कर लगा रही है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इसी को कहते हैं अंडाकार पथ। इसी को क्या कहते हैं? अंडाकार पथ। इलिप्टिकल जो है रास्ता है इसका, इलिप्टिकल पथ है। तो इस इलिप्टिकल पथ पे ही पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तुमने देखा होगा 200 मीटर का ट्रैक बनाया जाता है राउंड में, इस तरीके से बनाया जाता है ना। 200 मीटर का ट्रैक ऐसे बनाया जाता है, इलिप्टिकल ही बनाया जाता है, ठीक, ऐसे 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 बनाया जाता है। ये मान लो 200 मीटर, सही से बना नहीं, चलो सही से बनाता हूँ। ये जो है 200 मीटर का ट्रैक है, ठीक। ये अब इसमें 2-3 ट्रैक बनाए जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि एक आदमी दौड़ रहा है, दौड़ने वाले कई होते हैं। तो एक खाना यहाँ खींच दिया गया और एक खाना यहाँ खींच दिया गया। अंदर वाले का थोड़ा सा पीछे खींचा जाता है, एक लाइन और खींच देते हैं। मान लो 3 लोग दौड़ने वाले हैं और इसका यहाँ खींच दिया गया। क्यों? दूरी बराबर करने के लिए। भाई ये जब दौड़ेगा, यहाँ से शुरू करेगा, इसको तो छोटा गोला घूमना है, बाहर वाले को बड़ा गोला घूमना है। जब ये घूमेगा, छोटा वाला
ये वाला इसको पूरा करने में इसको कम समय लगेगा, छोटे वाले को ये राउंड घूमने में कम समय, और बड़े वाले को यहाँ है और यहाँ तक आने में लंबा समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। तो इसी चीज़ को केपलर ने अपने दूसरे सिद्धांत में कहा कि जो है जब जो है अंडाकार पथ पे जो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो जब कभी नज़दीक आ जाती है, मतलब इसके यहाँ पर नज़दीक आ जाएगी तो बहुत फास्ट घूम जाती है पृथ्वी, बहुत फास्ट। जैसे ये दौड़ने वाला व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत फास्ट घूम करके और ये दूरी कवर कर लेता है, इस तरीके से इसका गति तेज दिख जाता है, इसीलिए इसको पीछे से दौड़ाया जाता है। नहीं तो फिर यहाँ लड़ाई हो जाए, वो कहेंगे कि जो है हमको यहाँ पे रखो दौड़ने के लिए, ये कहेंगे हमको रखो, लेकिन यहाँ पर जो है सबके साथ समानता हो, इसलिए उतना कुछ मीटर इनको आगे रखा जाता है कि ये दूरी बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये चूंकि ये सब फिजिक्स के नियम पे सारा काम होता है, दौड़ने वोड़ने वाला 200 मीटर वाला, ये सब जगह फिजिक्स है। अभी हम भूगोल पढ़ा रहे तो कह रहे थे सब जगह भूगोल है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो सब जगह फिजिक्स बताएंगे। जो जैसा सब्जेक्ट वैसा ही बेस होना चाहिए। ठीक, फिजिक्स से भूगोल को, इसीलिए भूगोल को स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा गया है, भूगोल जो है परतंत्र विज्ञान है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ चुरा लिया है। फिजिक्स से फिजिकल साइंस चुरा लिया है, ठीक है, और जो है पर्यावरण से उसका जीव जंतु चुरा लिए गए हैं, पेड़ पौधे चुरा लिए हैं हम, ठीक है, सब चुरा करके अध्ययन करते रहते हैं। इसलिए भूगोल वाले सब तरीके के सदाबहार होते हैं, भूगोल का आदमी तुमको सदाबहार मिलेगा, सब सब्जेक्ट का ज्ञान। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये इलिप्टिकल पथ बनाया गया है। तो यही चीज़ जो है केपलर, कौन कहे गए थे, किसकी बात कर रहे थे, केपलर की। हाँ, कोपरनिकस ने सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक बात की कि जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन केपलर क्या कहे गए कि किस पथ में चक्कर लगाती है, वृत्ताकार इलिप्टिकल पथ में। वृत्ताकार ज़्यादा सटीक शब्द नहीं, सटीक शब्द क्या है, अंडाकार, इलिप्टिकल पथ, अंडाकार पथ में, इलिप्टिकल पथ में चक्कर लगा रही है। ठीक, अब बाद में न्यूटन महोदय आते हैं, केपलर के बाद में आते हैं कौन, न्यूटन महोदय। वो बैठे थे बेचारे, जो है उपन्यास लिख रहे थे सेब के पेड़ के नीचे, और सेब गिरा खटाक खोपड़ी पे, कहे बुद्धि तो खुल गई भाई, सेब क्यों गिर रहा है यहाँ नीचे। तो बस वहीं पर उन्होंने जो है पुरानी किताबें उठाई, कुछ हमारे भारतीय किताबों को कुछ यहाँ सब टटोला फटोला और बना दिया, एक इक्वेशन नियम बना दिया। तो उन्होंने कहा कि जो दो मास हैं, तो उन दोनों मासों के बीच जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा वो उनके गुरु तत्व के कारण लगेगा। गुरु तत्व मैंने बताया ना, भारीपन के कारण लगेगा। ठीक, उनका गुणन होगा, उनका गुणनफल होगा। इसीलिए इन्होंने जो फार्मूला दिया था वो m1 गुणे m2, m1 गुणे m2, और एक g मान लिया था। g मतलब सार्वत्रिक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब हम इक्वेशन हल नहीं कराएंगे, बटे r स्क्वायर, इसको माना था जो है गुरुत्वाकर्षण का ये फार्मूला है, गुरुत्वाकर्षण का ये फार्मूला है। अब इस इक्वेशन को जो है, इस इक्वेशन पे सवाल हल होते हैं, जो कौन हल करता है, जिसको नीट वो उसकी तैयारी करनी हुआ है, IIT JEE वगैरह की, वो सब इसमें बहुत सारे इक्वेशन हल करते हैं। हम लोग तो यहाँ मतलब टच करेंगे और निकल जाएंगे हवा में, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे पता चले यहाँ इक्वेशन तुमको जो है हल कराने बैठे। ठीक, तो इसीलिए न्यूटन ने फिर गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम दिया। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल नियम, और ये सब जगह काम करता है, ये सब जगह काम करता है, इसीलिए कहा गया सार्वत्रिक नियम, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सार्वत्रिक नियम। ठीक, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब कुछ चीज़ें जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो है अपने पृथ्वी से संबंधित आते हैं, कुछ अपना जो है पृथ्वी के बाहरी जो है शून्य वायुमंडल से आते हैं, वातावरण से, मतलब हमारे जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उससे प्रश्न आते हैं। तो उनसे संबंधित कुछ बातें हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात क्या है, पृथ्वी जो अपने घूर्णन कर रही है, इसके घूर्णन की गति है 4400 किलोमीटर प्रति घंटा। 4400 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत तेज घूम रही है। इतनी तेज तो कोई जहाज भी नहीं उड़ता है, इतनी फास्ट घूम रही है, अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूम रही है 4400। तो तभी तो जो है हमको ये पता नहीं चलता है कि पृथ्वी घूम रही है, नहीं तो हम लोग चिल्लाते हैं पृथ्वी घूम रही है, 24 घंटे में अपना एक राउंड लगा लेती है, जहाँ थी वहीं आ जाती है। तभी तो सुबह शाम होता रहता है, घूमने की वजह से ही। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात होता है, और सूर्य के चक्कर लगाने से मौसम परिवर्तन होता है, वर्ष होते हैं। क्या होते हैं, वर्ष चलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मौसम परिवर्तन होता है। जनवरी फरवरी क्या है, तो कुछ नहीं है, मौसम परिवर्तन होता है, तो हमने नाम रख दिए हैं। ठीक, तो मौसम परिवर्तन होता है वो जब सूर्य का चक्कर लगाती है कौन, पृथ्वी, और अपने अक्ष पर घूमती है, तो दिन और रात होते हैं। और घूमती किस स्पीड से है, 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है।
अब उसके घूमने के कारण, अब मान लो अभी घूम रही है इतनी तेज, हम लोग कैसे खड़े हैं ये नहीं समझ में आता ना। कभी दिमाग विचार में आया ना कि इतनी फास्ट घूम रही है और यहाँ पे हम कथक कर रहे हैं, नागिन डांस कर रहे हैं। तो जो है ये क्यों नहीं समझ में आती है, बात दिमाग में आनी चाहिए। तो बात वही न्यूटन क्या कह गए थे, सबका अपना मास है, सबका ग्रेविटेशन है। अब उसके सामने, पृथ्वी के सामने हम तो मच्छर भी नहीं है, हमारा मास क्या है, कुछ नहीं है। तो हम सब उसी सारे उसके गुरुत्वाकर्षण से ही बंधे हुए, चिपके हुए हैं, उसी गुरुत्वाकर्षण से हम सब चिपके हुए हैं। अब कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं है। देखो पृथ्वी कभी ये इधर, हम लोग कभी यहाँ आ जाएंगे, कभी यहाँ आ जाएंगे। अब कहो जब यहाँ आ गए तो खोपड़ी नीचे हो जाना चाहिए, वहाँ हो जाना चाहिए ना भाई। घूमते घूमते जब यहाँ आ गए तो खोपड़ी नीचे हो जानी चाहिए। जैसे चेंटा है, चेंटा छोटा सा चेंटा होता है, और एक भेली ले लो, गुड़ की भेली। तुम्हारे यहाँ तो गुड़ की पारी आती है, चौड़े चौड़े वाले, हमारे यहाँ गुड़ की भेली चलती है, गोल गोल भेड़ी। अब उस भेली पर किसी चेंटी को बैठा दिया जाए, चेंटा भी नहीं, किसी चेंटी को बैठा दिया जाए, और उस चेंटी से कह दिया जाए जो है यहीं बैठी रहो तुम। और हम क्या करते हैं, भेली को घुमाते हैं। तो भेली चाहे नीचे करो चाहे ऊपर करो, चेंटी को सब लगेगा कि हम तो जो है खड़े हैं, इसी पे खड़े हैं। तो ऐसे ही ये पृथ्वी गुड़ की भेली है और हम सब उस पर चिपके हुए चेंटी। तो इसीलिए हमको जो है उसकी गति के, उसके इतनी तेज गति के कारण जो है उसके सापेक्ष में हमारी गति शून्य है। पृथ्वी के 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के सापेक्ष में हमारी गति शून्य है। इसलिए जो है हमको पृथ्वी चलती हुई नहीं दिखाई देती है। पृथ्वी की गति को देखना है तो फिर आपको चंद्रमा पे जाना पड़ेगा, अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। अंतरिक्ष में जाओगे तो पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देगी वहां पे। और अगर अंतरिक्ष में चले गए तो पृथ्वी को फुटबॉल भी बना सकते हो, पैर मारो और पृथ्वी जो है फुटबॉल के तरीके से चली जाएगी। लेकिन अंतरिक्ष में जगह कहाँ दोगे हमको, अंतरिक्ष में जगह होनी चाहिए फुटबॉल बनाने के लिए। तो जो है ये बात केपलर कह गए, न्यूटन कह गए, ठीक। तो अब इसमें लिफ्ट से कुछ प्रश्न आते हैं, लिफ्ट से प्रश्न आते हैं। लिफ्ट की बात हम लोग करते हैं। लिफ्ट में क्या, लिफ्ट कौन, वो वाली लिफ्ट जिस पे चढ़ते हैं, हाँ वो सीढ़ी वाली, उस लिफ्ट की बात कर रहे हैं। 10 मंजिला वाले पे चढ़ रहे हैं लिफ्ट में, बटन दबाया और खड़खड़ा करके ऊपर पहुंच गए। तो लिफ्ट में जब आदमी बैठता है तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो वहां पर इंसान का भार जो होगा, जो उसमें पिंड है, इंसान हो या कुछ कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, जो भी है, उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो उसका भार क्या होगा, जो भी पिंड है उसका भार बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। देखो वजन कुछ नहीं है, वजन एक आभासी, हर व्यक्ति का वजन क्या है भाई, मास तो निश्चित है, लेकिन हर व्यक्ति का वजन क्या है, वो आभासी होता है, वो गुरुत्वाकर्षण के बल पर काम करता है। वजन जो है गुरुत्वाकर्षण के बल, जैसे मेरा 74 किलो अगर वजन है, यहाँ पर है, अगर मैं ध्रुव पर चला जाऊं तो ये वजन जो है बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेंटर है हमारी पृथ्वी क्या है, इस तरीके से चिपकी हुई है, इस तरीके से ऊपर से चिपटी हुई है, ऊपर से, और ऊपर क्या है, ध्रुव है, नीचे ध्रुव है, और बीच में सेंटर है। और सेंटर से यहाँ की दूरी ज्यादा है कि यहाँ की दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है, और इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। और ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो अब सेंटर से जिसकी दूरी कम होगी वहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा, वहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा। तो ध्रुव के पास अगर जाओगे आप, ध्रुवों पर, तो आपका भार बढ़ जाएगा, आपका भार बढ़ जाएगा। और यहाँ पर चूंकि दूरी बढ़ गई, और यही चीज क्या कहते हैं, न्यूटन कह गए हैं कि दो पिंडों, अब भाई हमारा भी एक पिंड है और एक पृथ्वी पिंड है, तो जब दो पिंडों के बीच दूरी बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, वहां पर भार घट जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा भार जो है, या किसी भी पिंड का भार, वो किस पर निर्भर करता है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। अब अगर तुम चंद्रमा पे चले जाओ, वहां पर तराजू लेकर जाओ, तो वहां पर जो है 60 किलो का आदमी 10 ही किलो का रह जाएगा, 60 किलो का आदमी 10 किलो का रह जाएगा। फिर कहेगा अरे हम तो जो है 10 किलो, हमारा मतलब वजन 60 किलो था, 50 किलो घट गया, 10 किलो हो गया, अब डाइटिंग साइटिंग नहीं किए, चलो इतने में ही घट गए जो है। तो अपने आप को बड़ा महान मानेगा कि बिना दौड़े ही घट गए, चलो बढ़िया है, 10 किलो के रह गए। और बीमार भी हो जाएगा कि बहुत कम वजन हो गया है, क्या हो गया, बीमार तो नहीं हो गए। तो चंद्रमा पे जाओगे, वहां पर जो है 1/6 उसका जो है भार मिलेगा। क्यों, क्योंकि वही गुरुत्वाकर्षण की बात, पृथ्वी एक बड़ा पिंड है, भारी पिंड है, और चंद्रमा उसके सापेक्ष में छोटा पिंड है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, ठीक। और गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो वायुमंडल भी भाग जाएंगे, तो उसका वायुमंडल भी भाग गया है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से सारी गैसों को पृथ्वी ने खींच रखा है अपनी तरफ, इनको जाने नहीं दे रहा है।
जाएंगे क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने क्या कर रखा है, इनको खींच रखा है, इसीलिए वायुमंडल बना हुआ है। चंद्रमा पे उसका वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उतना नहीं काम करता है, वो सब भाग जाते हैं, वहाँ विचरण करते हुए इधर उधर निकल जाते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है भार क्या है वास्तव में, ये जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष भार को मापा जाता है। तो लिफ्ट की हम बात कर रहे थे, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो उसमें व्यक्ति का भार, या लिफ्ट छोड़ो, झूला देखे हो, गोल वाला झूला, जब झूले में बैठे हो, नीचे से जब ऊपर जाते हो तो थोड़ा सा भारीपन लगता है कि नहीं लगता? कभी झूले हो कि नहीं? बड़े वाले झूले में झूलना तो भारीपन लगता है, और जब ऊपर से एकदम ऊपर पहुंच गए, ऊपर से नीचे गिरता है तो लगता है गए, एकदम हल्का हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है। और अगर उसमें छोटा बच्चा बैठा है, थोड़ा सा उछल जाए तो उसकी खोपड़ी लड़ेगी, ऊपर जाके तड़ाक लड़ जाएगी कि नहीं? तो उसी तरीके से लिफ्ट है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो उसमें जो पिंड है उसका भार बढ़ जाएगा, और लिफ्ट जब नीचे आ रहा है तो उसका भार कम हो जाएगा। वही झूले वाला उदाहरण, झूले वाला, ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। ठीक, और अगर मान लो लिफ्ट में बैठे हो और लिफ्ट की रस्सी गई टूट, और जब रस्सी टूट जाएगी तो पृथ्वी बहुत तेजी से खींचेगा, उसे स्वतंत्र हो गया ना, तो बहुत तेजी से खींचेगा। अब हमारा भार क्या हो जाएगा? शून्य। हमारा भार क्या हो जाएगा? शून्य। तो भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। जैसे झूला झूल रहे हो और जैसे ही मतलब तुम्हारा केबिन बने होते हैं ना, जिसमें बैठे होते हैं 2-2 3-3 लोग, अब जैसे ही केबिन ऊपर पहुंचा और एक ऐसे घूमते हुए नीचे आ रहा है, बस अचानक से उसका स्क्रू हो गया ढीला और खुल गया केबिन, तो जो है सेब की तरीके से टपकेगा कि नहीं? जब सेब की तरीके से पृथ्वी की तरफ टपकेगा तो उसमें बैठा हुआ मानव पिंड वो अपने आप को शून्य, उसका भार शून्य हो जाएगा। वो कहेगा वाह वाह क्या मजा आ रहा है, 0 किलो का वजन हो गया। नीचे गिरेगा तो उसका भार जो है शून्य हो जाएगा। तो हाँ, तो कोई पिंड अगर स्वतंत्र होकर गिर रही है तो उसमें जो भी पिंड है उसका भार वजन क्या हो जाएगा? शून्य। तो इसी को कहते हैं भारहीनता। इसी को क्या कहते हैं? भारहीनता। और अगर मान लो जो लिफ्ट है वो बहुत तेजी से उसका त्वरण चल रहा है, त्वरण मतलब क्या होता है? मतलब वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। अब जैसे वेग से चल रहा है कौन? जो है लिफ्ट, और उसमें जो है अचानक क्या हो जाए? उसके वेग में परिवर्तन हो जाए, तो इसी को त्वरण कहते हैं ना, वेग में परिवर्तन। तो उसको त्वरण को मारो गोली। मतलब एक लिफ्ट आ रहा है, एक किसी स्पीड से आ रहा है, फिर अचानक क्या कर दिया जाए? उसमें उसके स्पीड में वृद्धि कर दिया है, स्पीड में वृद्धि। अब उसमें जो छुनुआ बैठा हुआ है, मतलब एक पिंड कोई बैठा हुआ है, खड़ा है या, ठीक है, अब वो छुनुआ जो है उसकी स्पीड अचानक उसके बराबर नहीं हो पाएगी, तो वो उसकी खोपड़ी जा करके टन से लड़ेगी। कहाँ? ऊपर दीवार में, उसके ऊपर छत में, वो जो लिफ्ट होगा लिफ्ट के छत में लड़ेगी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अगर लिफ्ट में अचानक उसका त्वरण बढ़ जाए, यानी वेग में अचानक परिवर्तन आ जाए, तो उसके अंदर जो पिंड है वो पिंड खट से कहाँ? उस पे। इसका एक उदाहरण से समझो। जैसे ये है, इसको मानो पिंड, लिफ्ट मानो, और ये जो है एक पिंड है इस पे। अब ये मान लो ऐसे आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे छूट गया ना, मतलब इसने ऐसे से आ रहा है, फिर अचानक जो है स्पीड बढ़ गई तुरंत, तो ये इसका ये मतलब इससे इसकी स्पीड मैच नहीं खाई और ये ऊपर ही रहेगी। और ऊपर रहेगी, इसके ऊपर अगर छत होता तो ये छत में लड़ जाती। तो इस तरीके से अगर लिफ्ट के त्वरण में अर्थात उसके वेग में अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसमें स्थित पिंड जो है वो उसके छत से टकरा जाएगी, लिफ्ट। ठीक, तो ये लिफ्ट की बात हो गई। ठीक, और कभी कभी क्या होता है भाई, हमारी पृथ्वी खींचने का प्रयास करती है, तो अब अगर सब कुछ खींचने ही लगे तो हमारे एस्ट्रोनॉट बाहर जा ही नहीं पाए, हमारे एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जा ही नहीं पाए। तो इसके लिए अध्ययन किया गया कि कौन से वेग से पृथ्वी से बाहर निकला जाए कि इसके गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएं और बाहर निकल जाएं। तो ये कहा गया कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर कोई वस्तु बाहर भेजी जाती है, मान लो हम लोग गोली सोली चलाते हैं तो इतनी स्पीड से थोड़े नहीं जाती है, ठीक, लेकिन अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई भी यान छोड़ा जाए, कोई भी पिंड बाहर छोड़ा जाए, तो हमारे इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ करके और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। तो इसी को कहते हैं पलायन वेग। इसी को क्या कहते हैं? पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। इसी को क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। पलायन करके, कहाँ से पलायन करके? पृथ्वी से। और इसी से पलायन करके
हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो बाहर निकल जाते हैं हमारे वायु मतलब अपने इसके पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण को भेद करके। तो इसीलिए इसी सिद्धांत पे कार्य करता है हमारे सैटेलाइट इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। सैटेलाइट्स को छोड़ दिया गया है प्लायन वेग से, रॉकेट के माध्यम से, और ले जा करके 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित कर दिया जाता है। अब चूंकि इसका भी ये छोटा सा जो है पिंड है और पृथ्वी का भी पिंड है, तो उसकी कक्षा में जो छोड़ दिया जाता है, तो अब इधर तो और भी पिंड है ना, वो भी इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नजदीक किसके है? पृथ्वी के। तो अब पृथ्वी को छोड़ करके वो थोड़े नहीं दूसरे के पास जाएगी, क्योंकि यही तो निकली है पृथ्वी से। तो पृथ्वी के उस बाह्य कक्षा में जाकर के स्थापित हो जाता है, फिर पृथ्वी के सारे वो चक्कर लगाने लगता है, घूमने लगता है। अगर यहाँ पर आया, पोलर स्टेशनरी पे आया, तो पृथ्वी का ये जो है चक्कर लगाती रहेगी, पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहेगी, जैसे हमारे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो ये पृथ्वी, अब यहाँ से मान लो यहाँ बैठ करके जो है राकेश शर्मा गए थे और केला खा रहे हैं, और केला खाया और निकाल के छिलका बाहर फेंक दिया यान से, तो छिलका बेचारा वो भी साथ साथ चक्कर लगाता रहेगा, छिलका भी साथ ही साथ चक्कर लगाता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो गिर करके पृथ्वी पे आ जाएगी, छिलका पृथ्वी पे नहीं गिरेगा, वो इसके सहारे ही जो है साथ साथ पृथ्वी का चक्कर लगाती रहेगी। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि अंतरिक्ष यान से कोई भी वस्तु अगर बाहर निकाली जाए तो उसकी क्या दशा होगी? उसकी दशा कुछ नहीं होगी, वो अपने भैया के साथ में ही कहेगा चलो पीछे सब भी चलते हैं, पृथ्वी मौसी के साथ साथ घूमते हैं, उनके साथ चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी मौसी का चक्कर लगाती रहेगी, वो भी छिलका भी या कोई भी पिंड जो बाहर निकलेगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग से अगर कोई दो वस्तु गिराते हो किसी बिल्डिंग से, हाँ, भारी और हल्की वाली, तो इससे भी प्रश्न आता है, अभी बता देता हूँ। जैसे ये एक बिल्डिंग है समान, और यहाँ पर हमने जो है हाथ, यहाँ पर एक खड़ा है जो है कोई आदमी छुन्नू मन्नू, और इसके एक हाथ में जो है एक जो है पत्थर है, एक हाथ में पत्थर है और एक हाथ में कागज का टुकड़ा है। पत्थर तो भारी है और कागज का टुकड़ा हल्का है, और ये छोड़ेगा तो कौन सा पहले गिरेगा, कौन सा बाद में गिरेगा, या कौन सी क्या स्थिति होगी? तो कौन सा पत्थर पहले गिरेगा? है, पत्थर पहले गिरेगा। कारण क्या है, क्यों पत्थर पहले गिरेगा? क्योंकि भारी तो एक मतलब साधारण आदमी कहेगा, हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी। हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी। ग्रेविटी के साथ साथ में अब ये बाद में क्यों गिरा? ग्रेविटी तो दोनों पे लग रहा है भाई, ग्रेविटी तो इसमें एक शब्द और जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस वायुमंडल में घर्षण बल भी लगता है। इस वायुमंडल में क्या लगता है? फ्रिक्शन बल भी लगता है। फ्रिक्शन बल क्या करेगा? घर्षण बल क्या करेगा? इनको रोकेगा, इनको नीचे जाने से रोकेगा। और रुकेगा कौन? जो हल्का होगा वही रुकेगा, और जो भारी होगा कहेगा बेटा हटो, सीना चीर के आ रहे हैं, जाने दो, हमारी मम्मी बुला रही है, हम नीचे गिरेंगे तभी दम लेंगे। तो ये तो सीधे आके धड़ाम, और ये बेचारा बीच में जो लुढ़कते हुए आएगा, तो इसको सीधे छोड़ा गया, ये इधर जाएगा उड़ते उड़ाते, फिर गिरेगा कागज। तो इसको फ्रिक्शन बल ने जो है रोकने का प्रयास किया। लेकिन अगर इमेजिन करो इसको निर्वात कर दिया जाए, वायु को, भाई फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? वायु। और वायु को खत्म कर दिया जाए, निर्वात कर दिया जाए, फिर दोनों को छोड़ा जाए, तब कौन पहले गिरेगा, कौन बाद में गिरेगा? फिर दोनों एक साथ गिरेंगे, क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन बल था उसको क्या कर दिया हमने? शून्य कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पर दोनों पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल बराबर लग रहा है। भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर है उस जगह पे जहाँ पे छोड़ा जा रहा है, तो दोनों साथ में गिरेंगे, कोई आगे वो पीछे नहीं गिरेगा। तो यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि समान दशा में, आदर्श दशा और समान दशा, दो चीज याद रखना। आदर्श दशा क्या होती है? आदर्श दशा होती है जो स्थापित ना की जा सके। जैसे संविधान में आदर्शवादी बातें कही गई है ना, डीपीएसपी में आदर्श बातें कही गई हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। तो आदर्श बात क्या होगी? कहीं निर्वात कर दिया जाए, इस पृथ्वी से वायु को खत्म कर दिया जाए, तो ये क्या होगी? आदर्श बात। तो आदर्श दशा में दोनों पिंड एक साथ गिरेंगे। आदर्श दशा में दोनों पिंड, अर्थात आदर्श दशा क्या होगी? निर्वात, वायु नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। और जैसे कांच ले लो, कांच में से हवा निकाल दो और ऊपर से कागज और पत्थर दोनों छोड़ो, तो कांच की पेंदी पे दोनों साथ में गिरेंगे बराबर। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर कहीं वायुमंडल में ऐसी दशा बनानी है तो ये आदर्श दशा होगी, ऐसा होगा नहीं। लेकिन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अगर आदर्श दशा में
कागज का टुकड़ा और जो है पत्थर का टुकड़ा दोनों छोड़ा जाए तो कौन पहले गिरेगा? तो कोई पहले नहीं गिरेगा, दोनों साथ गिरेंगे। लेकिन सामान्य दशा जिसमें हम रह रहे हैं, यही तो सामान्य दशा है। फ्रिक्शन है, वायु का फ्रिक्शन है, वायुमंडलीय फ्रिक्शन है, तो उसके कारण जो हल्का पिंड है वो थोड़ा देर से गिरेगा, जो भारी पिंड है वो पहले गिर जाएगा। अब इसी पे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, गणितीय कैलकुलेशन होते हैं, हल किए जाते हैं। ठीक, अब इस गुरुत्वाकर्षण का कुछ प्रभाव भी होता है, गुरुत्वाकर्षण का कुछ प्रभाव भी होता है। जैसे सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि हम टिके हुए हैं इस पृथ्वी पर, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तो हम टिके हुए हैं। सेब पृथ्वी पर गिर रहा है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य से जुड़ी हुई है पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। चंद्रमा पृथ्वी से जुड़ी हुई है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये सब क्या है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव है। ठीक, तो इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण से संबंधित ये सारा टॉपिक था।